रेसिडेंशियल स्टेट्स के क्वेश्चंस हो गए थे आपसे? पक्का? हमें तो नहीं लगता है। कर लिए थे घर में क्वेश्चन कि नहीं किए थे? जो होमवर्क दिए थे हो गए थे? बाकी के अच्छा आपको अभी बुक नहीं मिली है ना? बुक नहीं मिली। होमवर्क वाले क्वेश्चन हो गए थे? चलो बुक मिलेगी तो और क्वेश्चंस हम कर लेंगे, ठीक है? आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे मेरे साथ साथ टॉपिक का नाम। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सामने वाली लाइट बंद करो थोड़ी सी तो दिखेगी। ये वाली बीच वाली बंद कर दो, ये वाली ऑन कर रहे हैं। नहीं, ये वाली जला लो बस। नहीं, ये वाली बस, ठीक है यहाँ तक? अब दिख रहा है सबको? कोई पीछे वाली लाइट्स ऑन कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, चाहो तो कर सकते हो। जल्दी करो। अब ठीक है, चलो। आज हमारा टॉपिक है कौन सा बताइए? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मैंने कहा कि इनकम टैक्स में हमारे पास 5 हेड्स की इनकम होती है। कौन कौन सी मुझे मैं भूल गया हूँ, याद दिला दो। इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी हो गया, तीसरा पीजीबीपी हो गया, कैपिटल गेन हो गया और अदर सोर्स। थैंक्स गॉड, मुझे याद आ गया। मुझे आप एक बात बता दो, ये कौन सा हेड है, पहला कि दूसरा? दूसरा। तो हम दूसरे से स्टार्ट करेंगे। जरूरी नहीं है ना कि पहले से स्टार्ट करें, दूसरा वाला करेंगे। ओके, क्या सर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? जवाब है यस। इससे एक्सपेक्टेड होते हैं कि आपके 4 से 8 मार्क्स यहां से एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। 4 से 8 मार्क्स यहां से एक्सपेक्टेड होते हैं और कुछ नहीं रखा है इस चैप्टर में। बिल्कुल एकदम इजी चैप्टर है। 2 से 3 क्लास मैक्सिमम खत्म। इसमें और कुछ नहीं रखा है, बस 2 चीजें पढ़नी है हमें इसमें, वो मैं बता दूंगा क्या क्या चीज देखना है। बाकी इसमें सब कुछ दिया जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है? सबसे पहले तो सर ये बता दीजिए कि इसका चार्जिंग सेक्शन कौन है? चार्जिंग सेक्शन क्या होता है? चार्जिंग सेक्शन लिखना। चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 22। कौन सा? सेक्शन 22। देखो 5 घर है मेरे पास। 5 घर में एंट्री करने के लिए मेरे पास 5 प्रकार की इनकम होनी चाहिए। अगर मेरे पास जॉब से इनकम है तो कौन से घर में प्रवेश कर सकते हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है? ये 5 घर है, ठीक है? तो जॉब की इनकम है तो कहां चली जाएगी? इनकम फ्रॉम सैलरी में। अच्छा, मैंने कहा था कि अगर मकान से रेंट आया तो कहां चली जाएगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। हर घर का अपना अपना नियम है, हर एक हेड का अपना अपना नियम है कि कौन सी इनकम को इस हेड में आने की इजाजत है। वो जो सेक्शन है उसको मैं बोलूंगा चौकीदार। कि हर घर के सामने क्या खड़ा है? चौकीदार खड़ा है, जो ये कहेगा कि आप इस घर में जा सकते हो या नहीं जा सकते हो, ये इनकम इस घर की है या नहीं है, तभी अलाउ हो जाएगी इस घर में। अगर मान लो ये इनकम यहां अलाउ नहीं होगी तो दूसरे घर की होगी, इस घर की नहीं है तो तीसरे घर की होगी, इधर भी नहीं है तो चौथे घर की होगी, इधर भी नहीं है तो क्या हो जाएगी? 5 घर में जगह ही नहीं मिली, अब क्या होगा? वो है ही नहीं इनकम, वो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो हर घर में लिखा है कि कौन सी इनकम को कहां कहां हम टैक्सेबल कर सकते हैं, और वो बताता है हमें चार्जिंग सेक्शन। कौन सा बताता है? चार्जिंग सेक्शन। हर एक हेड का अपना अपना चार्जिंग सेक्शन होगा। समझ में आ गई बात? तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 22। सेक्शन 22 में क्या लिखा है सुनना, उसके बाद मैं लिखवाऊंगा, सिर्फ सुनना है। सेक्शन 22 में लिखा है द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी। क्या लिखा है? द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग, कंसिस्टिंग ऑफ एनी
बिल्डिंग मतलब प्रॉपर्टी, एनुअल वैल्यू निकालना है किसका? प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी में क्या होना चाहिए? एक बिल्डिंग होनी चाहिए। एंड लैंड अपर्टेनेंट दियर टू। अब सर ये समझ में नहीं आया, लैंड तो वर्ड समझ में आया, लेकिन अपर्टेनेंट क्या मतलब है इसका हमें थोड़ा समझाना पड़ेगा। अब सुनना बच्चे, मान लीजिए ये मेरा एक मकान है, ठीक है, ये मेरा मकान है, यहां मैं रहता हूं। अब क्या पॉसिबिलिटी है कि इस मकान के इसमें साइड में मैंने एक लॉन बना रखा है, गार्डन बना रखा है? हो सकता है ना? इस मकान के इस साइड में एक पार्किंग है, ठीक है, ये पार्किंग है, ये क्या है? लॉन है। और यहां पे मैंने एक स्विमिंग पूल बना रखा है जहां मैं गर्मियों में नहाता हूं, ठीक है, पॉसिबिलिटी है ना, घर में ये सारी चीजें हो सकती है। तो सरकार ने कहा मैं हाउस प्रॉपर्टी किसको मानूं? क्या सिर्फ इस मकान को हाउस प्रॉपर्टी मानूं, या इस लॉन को भी हाउस प्रॉपर्टी मानूंगा, इस स्विमिंग पूल को भी हाउस प्रॉपर्टी मानूंगा, इस पार्किंग को भी हाउस प्रॉपर्टी मानूंगा? मैं किसको हाउस प्रॉपर्टी मानूं? सरकार ने कहा अगर आपके पास कोई बिल्डिंग है, मैंने कहा हाँ जी बिल्डिंग है, मकान है, ठीक है, इस बिल्डिंग को हाउस प्रॉपर्टी बोलो। क्या बोलो? हाउस प्रॉपर्टी। और बिल्डिंग के साथ जुड़ा हुआ जो लैंड है उसको भी हाउस प्रॉपर्टी बोलो। मुझे एक बात बता दो, मुझे एक बात बता दो, आप कहां गया? गायब भी हो गए। तो यहां पे लॉन था, ये क्या था? पार्किंग थी, ये स्विमिंग पूल है, ठीक है। मुझे एक बात बता दो, अब इसको तो मैंने हाउस प्रॉपर्टी बोल दिया, यस और नो? ये जो लॉन है क्या ये मकान के साथ जुड़ा हुआ लैंड है? जुड़ा हुआ लैंड है। ये जो पार्किंग है क्या ये भी हमेशा मकान के साथ जुड़ी हुई होगी? स्विमिंग पूल जो है क्या ये भी हमेशा मकान के साथ जुड़ा हुआ होगा? तो मैं पूरे को क्या बोलूंगा? हाउस प्रॉपर्टी बोलूंगा। अब यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर इसका मतलब जो इस लॉन के सामने से सड़क जा रही होगी ये तो गवर्नमेंट की है, क्या इस गवर्नमेंट वाली सड़क को भी मैं हाउस प्रॉपर्टी बोलूंगा? नो, क्योंकि ये तो आपकी घर की खेती नहीं है। अब खेती पे बात आ गई, तो आपने अगर कभी पंजाब वगैरह में चले गए होंगे, हरियाणा में, तो ऐसे बड़े बड़े खेत मिलेंगे आपको, ऐसे बड़े बड़े खेत मिलेंगे। यहां पे मान लो एक मकान खड़ा हुआ है। अब ये व्यक्ति है जो यहां रहता है, इसका नाम है राम। राम ने कहा देखो ये मेरी बिल्डिंग है, मैंने कहा हाँ जी, इसको मैं बोलूंगा हाउस प्रॉपर्टी, मैंने कहा हाँ जी, और ये इसके साथ जुड़ा हुआ लैंड है। मैंने कहा ये समझ में नहीं आया। आपको क्या लगता है ये जमीन के साथ जुड़ा हुआ लैंड है या जमीन के साथ जुड़ा हुआ मकान है या मकान के साथ जुड़ा हुआ जमीन है? दो अलग अलग चीजें। एक है मकान के साथ जुड़ा हुआ लैंड, दूसरा लैंड के साथ जुड़ा हुआ मकान। ये वाला कौन सा लग रहा है? लैंड के साथ, क्योंकि लैंड बहुत ज्यादा है और मकान एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। तो इस वाले प्रॉपर्टी को मैं हाउस प्रॉपर्टी नहीं बोलूंगा। मैं चाहूं तो इस मकान को हाउस प्रॉपर्टी बोलूं, लेकिन इसको भी मैं कुछ और मान सकता हूं, वो हम किसी और हेड में देखेंगे कि इसको हाउस प्रॉपर्टी अगर ना भी माने, इसको हाउस प्रॉपर्टी ना भी माने तब भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऊपर जो हमने बनाया जिसमें एक मकान था, एक लॉन था, पार्किंग थी, स्विमिंग पूल था, बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क था, ठीक है, इस सब को मैं क्या बोलूंगा? हाउस प्रॉपर्टी बोलूंगा। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि चार दीवारें एक छत हो गया तो ये हाउस प्रॉपर्टी है। हाउस प्रॉपर्टी कंप्राइजेज ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड अपर्टेनेंट दियर टू। लैंड अपर्टेनेंट का क्या मतलब है कि बिल्डिंग के साथ जुड़ा हुआ जो भी लैंड होगा वो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। और अगर आप इसके ओनर हैं, आप क्या है? इस हाउस प्रॉपर्टी क्या है? क्या है? ओनर है। तो इस हाउस प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम आपके लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। ये सेक्शन 22 का कहना है। सर एक बार इसको लिखेंगे उसके बाद फिर से समझेंगे, ठीक है? सर एक चीज पूछनी है, जैसे आप विलेजेस में होता है, थोड़ा खेत होता है, उसके बाद वहाँ पे घर होते हैं, तो खेत तो उनका ही होता है ना? खेत उनका ही होता है, लेकिन आपको क्या फील होता है? आप उसको क्या कहोगे कि ये मकान के साथ जुड़ा हुआ खेत है या खेत में मकान है? खेत में मकान है। ऑब्वियसली जहां पे आपको ये फील आ जाए कि हम उससे भी करते हैं ना, अर्न करते हैं, वो तो अलग चर्चा है, वो तो एग्रीकल्चरल इनकम हो गया, वो अलग चैप्टर ही है आपका एग्रीकल्चर। जब वो पढ़ाएंगे उसमें बता देंगे कि वो वाली इनकम को कहाँ टैक्सेबल करना है, कितनी टैक्सेबल करनी है एग्रीकल्चर इनकम को, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को। तो मैंने कहा कि अगर आपके पास मकान है, आप उसके ओनर हैं, उसके साथ जुड़ा हुआ कोई भी लैंड है तो वो हाउस प्रॉपर्टी में माना जाएगा।
आपने उस पर कोई भी इनकम कमाया तो वो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी, लेकिन कंडीशन ये है कि आप उसके क्या है, ओनर है। अगर आपका मकान है, मैंने किराए पे लिया हुआ है, आपका मकान है, मैंने किराए पे लिया हुआ है, और मैं ये कहूंगा कि मेरी जो इनकम है इस मकान से आ रही है, मैंने किराए पे मकान लिया है और मैंने किसी और को, अपने दोस्त को किराए पे दे दिया है। किराए पे देने को बोलते हैं लेट आउट करना। क्या बोलते हैं? लेट आउट करना। अब आपने मुझे लेट आउट कर दिया, मैंने बदले में किसी और को लेट आउट कर दिया, तो जो मैं लेट आउट करूंगा इसको मैं बोलूंगा सबलेट करना। क्या बोलूंगा? सबलेट करना। एक होता है लेट आउट। लेट आउट कौन कर सकता है? ओनर। सबलेट कौन कर सकता है? जो टेनेंट है। टेनेंट बोलते हैं ना किराएदार को, क्या बोलते हैं? टेनेंट। अगर मान लीजिए किराएदार ने सबलेट किया तो उसको भी तो इनकम आ गई, ठीक है। मान लीजिए आपने जो मुझे मकान किराए पे दिया था, मैं आपको हर महीने 10,000 रुपए किराए देता हूं, ठीक है, लेकिन मैंने जो सबलेट किया मैं उससे 15,000 रुपए किराया लेता हूं। कितना? 15,000 रुपए किराया लेता हूं। तो आपकी जो इनकम है, मुझे बताइए इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल होगी? हाउस प्रॉपर्टी के हेड में, बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ हाउस। अच्छा, मेरी जो इनकम है ये मेरी, क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है? जवाब है नो। सर कोई और इनकम हो सकती है लेकिन हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज आई एम नॉट द ओनर ऑफ दिस हाउस। समझ में आ गई बात? तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम सिर्फ किसके लिए टैक्सेबल हो जाएगी? ओनर के लिए, नॉट फॉर द टेनेंट। क्लियर है यहां तक? चलिए लिखेंगे मेरे साथ साथ। चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 22, इसमें क्या लिखा है? द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी comprising any building or land appurtenant thereto of which SSC is the owner shall be charged to tax under the head income from house property after giving deductions under section 24. After giving deductions under section 24. Done है? Under the head income from house property after giving deductions under section 24. After giving deductions under section 24. APPURTENANT, appurtenant thereto. Done? अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बट आपको पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपको एग्जाम पास करना है तो आपको पूरा लिखना है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या सर हम एग्जाम में ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स लिख सकते हैं? जवाब है नहीं, पूरा लिखना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। तो आदत डाल लीजिए पूरा लिखने की। क्लास में थोड़ा सा तेजी के लिए हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस में भी आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर सकते हैं बट व्हेन इट कम्स अबाउट द एग्जाम्स वहां पे आपको पूरा लिखना होगा। आप HP करके हाउस प्रॉपर्टी नहीं लिख सकते, पूरा लिखेंगे हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। यहां तक
ओके, अब इसमें कुछ चीजें हैं जिनसे मुलाकात करनी पड़ेगी। सबसे पहले मुलाकात होगी एनुअल वैल्यू से। किससे? सर हमें क्या निकालना पड़ेगा? 1 साल का वैल्यू निकालना पड़ेगा जिस पे हमें टैक्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एनुअल वैल्यू हमें देखना पड़ेगा। दूसरा हमें देखना पड़ेगा क्या ये बिल्डिंग और लैंड अगर है तो ही ये क्या माना जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। लेकिन लैंड कौन सा? अपर टेनेंट लैंड। क्या बोलेंगे इसको? अपर टेनेंट लैंड बोलेंगे इसको। ओके, उसके बाद हमें यह देखना है कि अगर ये व्यक्ति इसका ओनर है, एसएससी क्या है? अगर ये एसएससी ओनर है तो ही इसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। अभी हमने जब आपको बता दिया कि अगर आपने मुझे किराए पे दिया है तो आपकी इनकम विल बी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मैंने किसी और को किराए पे दे दिया तो मेरी इनकम विल नॉट बी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहां तक क्लियर है? तो ओनर होना जरूरी है। अच्छा, ओनर में एक स्टार लगा दीजिए। यहां पे ओनर में एक स्टार लगा देना और नीचे स्टार देख के लिखना ओनर इंक्लूड्स डीम्ड ओनर। ओनर का मतलब डीम्ड ओनर भी होता है। ठीक है, क्या होते हैं ये सारी चीज, इसको हम आगे धीरे धीरे करके देखेंगे। और एक चीज इसमें आया जो आपने ध्यान दिया होगा, सर इसमें लिखा है कि डिडक्शन मिल जाएंगे कुछ। कौन से सेक्शन में? अच्छा, ये गायब भी हो गया। डिडक्शन मिल जाएंगे सर, कौन से सेक्शन में? सेक्शन 24 में डिडक्शंस मिल जाएंगे। इसका मतलब सबसे पहले तो हमें एनुअल वैल्यू देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ओनरशिप है कि नहीं है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, एनुअल वैल्यू अगर है तो ओनर भी है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो हो गया। लेकिन अभी टैक्स नहीं लगाएंगे, पहले क्या देंगे? पहले डिडक्शन दे देंगे। डिडक्शन किस चीज की? सेक्शन 24 की डिडक्शंस। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी। ओके, अच्छा एक और चीज है जो मुझे पहले बतानी है, उसके बाद थोड़ा आगे लेके चलता हूं। ये मकान है, पूरा मकान। ये एक फ्लोर है, फ्लोर नंबर 1, और ये फ्लोर नंबर 2। हो सकता है ना, बहुत सारे फ्लोर हो सकते हैं। यहां पे मैं खुद रहता हूं तो इस फ्लोर को मैं बोलता हूं सेल्फ ऑक्यूपाइड। क्या बोलता हूं? सेल्फ ऑक्यूपाइड बोलता हूं। ये वाला मैंने किराए पे दिया है तो इसको मैं क्या नाम दूंगा? लेट आउट। क्या नाम दूंगा? लेट आउट। अच्छा, किराए पे देने का ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं पूरे साल किराए पे दूं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैंने इसको किराए पे 12 महीने के लिए दिया हो। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने सिर्फ 8 महीने के लिए दिया हो। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने सिर्फ 10 महीने के लिए दिया हो। देयर कैन बी एनी पॉसिबिलिटी। कभी ऐसा भी हुआ कि मैंने क्या किया, अब यहां तक बात पहले सुनो। यहां तक अगर मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालूं तो ये तो पूरा मेरा एक ही मकान है। तो सरकार ने कहा जब आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे तो आप इसको एक मकान कंसीडर मत करो, आप कंसीडर करो दीज आर द सेपरेट हाउस प्रॉपर्टीज। फ्लोर 1 इज सेपरेट, फ्लोर 2 इज सेपरेट। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें आप खुद रहते हैं, इसका कैलकुलेशन अलग होगा, और इसमें आप किराए पे दिया हुआ है तो इसका कैलकुलेशन अलग होगा। तो यहां पे कितनी हाउस प्रॉपर्टीज है? 2 हाउस प्रॉपर्टीज है। अच्छा, एक बात और चीज है, ये मेरा मकान, इसको मैंने यहां पे मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड हूं और ये मेरा बिजनेस के लिए यूज होता है। यहां पे मैं अपना शॉप खोला हूं और ये मेरा लेट आउट है। अब मुझे बताइए कितनी हाउस प्रॉपर्टीज? अब 3 है। 2 कौन बोला? 2 नहीं है। जितने यूनिट्स हो जाएंगे हर यूनिट का अलग अलग अपना हिस्सा, उसी हिसाब से कैलकुलेशन होगा। ये जो बिजनेस वाला है मुझे बताइए इसका ट्रीटमेंट होगा पीजीबीपी में। क्यों? क्योंकि वहां पे हम देखते हैं, वहां पे हम एसेट में लिखते हैं कि मेरे पास एक बिल्डिंग है, इसका डेप्रिसिएशन इतना है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो अगर आप ओनर हैं उस बिल्डिंग के तो आपको डेप्रिसिएशन मिल जाता है पीजीबीपी में। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाता है, यहां अगर आप ओनर हैं तो आपको एनुअल वैल्यू पे डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाली
इनकम जो है ये तो कंसिडर होगी ही नहीं हाउस प्रॉपर्टी में। क्यों? क्योंकि ये पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी। समझ में आ गई बात? तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दो ही हुए। वही बोल रहा हूं, मैंने कहा प्रॉपर्टीज कितनी है, प्रॉपर्टी 3 है हाउस प्रॉपर्टी, ये 1, ये 2 और ये 3। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ये मेरा मकान है, मैं यहां पे भी खुद रहता हूं, यहां पे भी खुद रहता हूं, दोनों फ्लोर मेरे अपने लिए हैं। अब मुझे बताइए आप कितनी हाउस प्रॉपर्टीज? अब एक ही है। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने इसको ऊपर वाले फ्लोर को 4 महीने के लिए किराए पे दिया था और इसको 2 महीने के लिए किराए पे दिया था। अब बताओ कितनी प्रॉपर्टीज? दो। सरकार ने कहा कि अगर आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कोई माननी है तो पूरे साल वो सेल्फ ऑक्यूपाइड ही होनी चाहिए। अदरवाइज अगर आपने एक दिन के लिए भी या 1 महीने के लिए भी उसको रेंट पे दिया है तो वो पूरी की पूरे साल का क्या माना जाएगा? लेट आउट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? लेट आउट। तो अब ये भी लेट आउट हो गया, ये भी लेट आउट हो गया। अब कितनी प्रॉपर्टीज है? एक ही है, क्योंकि लेट आउट का तो एक ही कैलकुलेशन होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये सेल्फ ऑक्यूपाइड होता, इसको मैंने किराए पे ना दिया होता, सिर्फ इसको किराए पे दिया होता, आधे साल तो खुद रहा, उसके बाद 4 महीने क्या किया? किराए पे दिया, तो ये वाला मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड ही रहता और ये वाला क्या हो जाता? लेट आउट हो जाता। समझ में आ गई बात? लेकिन जहां पे लेट आउट पूरा है तो वो एक प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड पूरा है तो एक प्रॉपर्टी। जहां बंटवारा हो गया, कभी लेट आउट कभी सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो ये वाली प्रॉपर्टी लेट आउट अलग हो जाएगी और सेल्फ ऑक्यूपाइड वाली अलग हो जाएगी। अगर एक ही प्रॉपर्टी में मैं 11 महीने रहा और उसको 1 महीने के लिए लेट आउट कर दिया तो उस केस में क्या होगा? वो पूरे साल के लिए क्या मानी जाएगी? लेट आउट। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए आपका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ये क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? पक्का? चल सकते आगे? ओके। सरकार ने एक फॉर्मेट दिया है, सिंपल सा फॉर्मेट है, सिंपल सा फॉर्मेट है। फॉर्मेट मेरे साथ साथ कॉपी करेंगे। लिखना कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर ये फॉर्मेट आपने समझ लिया तो मान लीजिए आपने पूरा का पूरा हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर समझ लिया। कुछ नहीं है, 4 लाइनें हैं इस फॉर्मेट में, 4 लाइनों को समझना है, 4 में से सिर्फ 2 को समझना है, 2 तो ऑटोमेटिकली दी जाएंगी। ठीक है, तो 2 लाइंस को समझना और पूरा का पूरा चैप्टर हाथ में आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलो लिखूं मैं आगे। सबसे पहले लिखना ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या लिखूं? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसमें लिखना माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड ये जो अमाउंट आया इसको मैं बोलता हूं नेट एनुअल वैल्यू। इसके बाद है लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24, इसमें ए पार्ट, स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये हमेशा होगा 30% ऑफ NAV नेट एनुअल वैल्यू। उसके बाद है डिडक्शन नंबर बी, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कैपिटल, ये जो अमाउंट निकल के आया इसका नाम है नेट एनुअल वैल्यू
ये जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, कोई बात नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा? 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कैपिटल। लास्ट जो अमाउंट निकल के आया इसको मैं बोलूंगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये तरीका है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने का, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है हाउस प्रॉपर्टी में। अगर आपको ये फॉर्मेट दिमाग में रह गया तो और कुछ नहीं करना है, बस इस फॉर्मेट में इनकम्स डालते जाना है, फिगर्स डालने हैं और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली लास्ट में निकलेगा। अब सर इसमें भी कुछ चीजें हैं जिनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले बताइए, क्या मुझे इसको, ये जो आपका लिखा है 30% ऑफ एनएवी, क्या मुझे इसको पढ़ने की जरूरत है? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली जब मेरे पास एनएवी आया इसी का 30% निकालना है मुझे। ठीक है, तो 24A में स्टैंडर्ड डिडक्शन मुझे पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि जितना एनएवी आया उसी का 30% लेना है। कहानी खत्म। क्लियर है यहां तक? तो एक चीज तो हटा। उसके बाद म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, ये हमेशा गिवन होगा क्वेश्चन में, ये गिवन होगा क्वेश्चन में, लेकिन आपको सिर्फ वही वाले म्युनिसिपल टैक्सेस लेने हैं जो पेड बाय एसएससी हूं, पेड बाय एसएससी हूं। अगर कोई म्युनिसिपल टैक्स पे हो रहा है, ठीक है, क्या ये इस साल का है या पिछले साल का है वो नहीं देखना है, जितना एसएससी ने पे किया है वो पूरा का पूरा यहां माइनस होगा। सर ऐसा भी हो सकता है ना कि एसएससी ने अपने टेनेंट को कहा कि देखो भैया ये बिल्डिंग है, इस पे जितने भी टैक्सेस होंगे म्युनिसिपलिटी टैक्सेस, वो कौन पे करेगा? टेनेंट पे करेगा। तो अब सरकार के पास म्युनिसिपलिटी टैक्स तो चला गया, लेकिन क्या ये एसएससी के जेब से गया? नहीं। ये कौन पे कर रहा है? टेनेंट पे कर रहा है। तो एसएससी को इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, इसको यहां पे माइनस नहीं करना। यहां पे कौन सा वाला माइनस होगा? पेड बाय एसएससी ओनली। अच्छा, एक और चीज, कभी कभी रियल लाइफ में ऐसे कंफ्यूजन होते हैं, एग्जामिनर तो नहीं पूछता ऐसे क्वेश्चंस, बट रियल लाइफ में कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। एक व्यक्ति है, उसके पास एक मकान है, उसने किराए पे दिया है। अब किराएदार के पास म्युनिसिपलिटी वाले आए, म्युनिसिपलिटी वालों ने कहा कि म्युनिसिपल टैक्सेस पे करने हैं आपको, ठीक है। तो किराएदार ने म्युनिसिपलिटी टैक्स पे किया, लेकिन बाद में वही अमाउंट किराए के अमाउंट से डिडक्ट कर लिया कि देखो भैया इस महीने का किराया मैं नहीं दे रहा हूं 10,000 रुपए, क्योंकि ये मैंने क्या कर लिया है, आपके बदले टैक्स किसको जमा कर दिया है? सरकार को जमा कर दिया, म्युनिसिपलिटी टैक्स मैंने जमा कर दिया है। अब मुझे बताइए इस केस में क्या होगा? क्या ये यहां पे माइनस होगा कि नहीं होगा? माइनस होगा। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली तो मेरे ही जेब से गया, एसएससी की जेब से गया, ठीक है। तो कौन से टैक्सेस माइनस नहीं होंगे? जो टेनेंट पे करेगा ऑन बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ। अगर ऑन बिहाफ ऑफ एसएससी पे करता है, वो ओनर पे करता है, तो वो यहां पे माइनस हो जाएंगे। यहां तक क्लियर है? पक्का? ओके। तो दो चीजें मैंने बताई कि इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नेट एनुअल वैल्यू को तो बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, है ना? वो तो निकल ही जाएगा। सर कैसी बात करते हो आप? अगर हमारे पास जीएवी हो, ये तो गिवन ही है, तो ये तो ऑटोमेटिकली निकल के आ गया, ये तो फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली निकाल ही सकते हैं। तो दो ही चीजें बची हमारे पास, कौन कौन सी? एक तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू और दूसरा इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कैपिटल। बताओ क्या रखा है चैप्टर में? दो चीजें पढ़नी है, बेकार नहीं है, 8 मार्क्स दिला सकता है आपको, ठीक है। 4 से 8 मार्क्स के बीच में आ सकता है क्वेश्चन कभी भी। तो मुझे आप एक बात बताइए, दो चीजें पढ़नी है हमें, एक तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू और दूसरा इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कैपिटल। अच्छा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए सरकार ने कहा सेक्शन 23 देख लो। सेक्शन 23 में आपको पता चलेगा कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलते हैं किसकी ओर? सेक्शन 23 की ओर। ये आपने कॉपी कर लिया? ओके। अब हम देखेंगे सेक्शन 23 में क्या लिखा है। सेक्शन 23 कहां से 93 लग रहे हैं तुम्हें? बताओ।
बताओ 23 लग रहा है, पता नहीं क्यों बेकार के बच्चे 93 बोलते हैं। 23, ठीक है। इसमें लिखा है कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि म्युनिसिपल वैल्यू कितना है। क्या लिखना है? म्युनिसिपल वैल्यू मकान का कितना है। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि इस मकान का फेयर रेंट कितना है। तीसरा, पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड रेंट कितना है। सर ये क्या चीजें आप लिखते हो, हमारे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। चौथा, पता होना चाहिए कि एनुअल रेंट कितना है, या एक्चुअल रेंट मैं लिखूंगा यहां पे, एक्चुअल रेंट। अगर आपको ये चार चीजें पता है तो आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें क्या निकालना है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सेक्शन 23 में लिखा है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, हाउ टू कंप्यूट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये कहां लिखा है? सेक्शन 23 में। और 23 कहता है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू में पढ़ने से पहले आपको ये चार चीजों से मुलाकात करना जरूरी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि म्युनिसिपल वैल्यू इस बिल्डिंग का कितना है। सर अब ये बताइए म्युनिसिपल वैल्यू होता क्या है? ये हमें निकालना पड़ेगा कि क्वेश्चन में गिवन होगा। फेयर रेंट जो है ये निकालना पड़ेगा कि गिवन होगा। स्टैंडर्ड रेंट जो है ये निकालना पड़ेगा कि गिवन होगा। एक्चुअल रेंट जो है ये निकालना पड़ेगा कि गिवन होगा। हमें सर क्या क्या कहाँ कहाँ काम करना पड़ेगा, कहाँ जो है आंख बंद करके हम विश्वास कर सकते हैं कि जो एग्जामिनर ने दिया है उसी को चिपकाना है। होता है ना ऐसा, बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस किस का कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं म्युनिसिपल वैल्यू की। म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब है कि अगर आपकी बिल्डिंग किसी म्युनिसिपैलिटी के अंडर आती है या म्युनिसिपैलिटी के अंडर नहीं भी आती है तो सरकार उसकी कीमत तय करती है। उसकी कीमत तय करती है कि हाँ इस बिल्डिंग से पूरे साल में 2,40,000 की इनकम जनरेट हो सकती है। एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, उसका मकान सामने खड़ा है और गोलगप्पे खा रहा है। यहां पे दो व्यक्ति वहां से आ गए और इस मकान की तरफ देख रहे हैं। ये जो गोलगप्पे बंदा खा रहा है इसको शक होगा कि ये मेरी मकान की तरफ क्यों देख रहे हैं। वो दो आपस में बात कर रहे हैं और कहते हैं कि देखो ये मकान जो है ना ये पूरे साल में 2,40,000 का इनकम दे सकता है। ये वैल्यू कौन लगा रहा है? ये दो लोग जो है ये गवर्नमेंट है। कौन है? गवर्नमेंट। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा हाँ भैया क्या है, मेरे मकान की तरफ उंगली क्यों कर रहे हो? इन्होंने कहा कि नहीं हम इसका म्युनिसिपल वैल्यू निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? तो म्युनिसिपल वैल्यू हमेशा गिवन होगा क्वेश्चन में। आपको तो नहीं पता म्युनिसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं, सरकार को पता है। सरकार हमेशा दे देगी आपको क्वेश्चन में, एग्जामिनर हमेशा दे देगा कि म्युनिसिपल वैल्यू जो है ये आपका इतना है इस मकान का, दिस विल बी गिवन। ये उस एरिया के हिसाब से एक असेसमेंट होता है कि इस एरिया के मकान एक साल में कितना इनकम दे सकते हैं। मुझे बताइए ये पर मंथ होगा कि ईयर में एक बार होगा? तो ये हमेशा क्या होगा? ये हमेशा पर एनम होगा, है कि नहीं है? फेयर रेंट क्या होता है सर? फेयर रेंट मतलब, फेयर मतलब ये लड़की बोली फेयर मतलब वाइट, गोरा, ठीक है। ब्लैक रेंट लिखा होता तो काला। फेयर रेंट का मतलब होता है कि आपके एरिया में ये मकान कितने पे रेंट पे चढ़ा है। मैंने कहा जी मेरी मर्जी, मेरा मकान है ना, मैं मुझसे पूछो। मैंने इस मकान को, मेरा 100 गज का मकान है, मैंने इस मकान को 10,000 रुपए महीने किराए पे चढ़ा है, तो पूरे साल मैंने कितना कमाया है? 1,20,000 रुपए। सरकार ने कहा ना हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इसको, क्योंकि ये जो सामने आपकी बिल्डिंग खड़ी है इसमें भी सेम टाइप का मकान है, सेम लोकेलिटी में सेम टाइप का मकान है और इसने किराए पे चढ़ाया है, तो इसने पूरे साल में 2,40,000 कमाए और मैंने कितना कमाया? 1,20,000। हम आपके 1,20,000 को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हम मान रहे हैं कि सेम टाइप की लोकेलिटी में सेम टाइप का मकान अगर 2,40,000 दे सकता है तो आप हमसे झूठ बोल रहे हैं। आपका मकान भी कितना देता होगा? 2,40,000, जो आप हमसे छुपा रहे हो, आप हमें आधा ही बता रहे हो। इसलिए सरकार ने फेयर रेंट का मतलब क्या है कि सेम टाइप की लोकेलिटी में सेम टाइप का मकान कितने पे रेंट पे चढ़ सकता है, उसको मैं क्या बोलूंगा? फेयर रेंट, ठीक है। अब ये भी सरकार हर महीने तो नहीं बताएगी, ठीक है। ये क्या होगा? ये भी पर एनम होगा,
स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट हर जगह नहीं लगता, ये उन सिटीज में लगता है जहां पे स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट बना है। ठीक है, अब सर इसका क्या मतलब है? सरकार ऐसे ही चल रही थी, कभी उसने देखा बहुत ही सुनसान शहर है, इसने कहा देखो ये जो शहर है ना, इसमें कोई भी मकान पूरे साल में 60,000 रुपए से ज्यादा इनकम नहीं दे सकता। ये सरकार ने क्या बना लिया? मेंटालिटी कि हाँ इस एरिया का जो मैक्सिमम रेंट आ सकता है वो कितना आ सकता है? 60,000 रुपए आ सकता है। लेकिन मैं इसी सुनसान शहर में रहता था, मैंने एक बढ़िया सी बिल्डिंग बनाई, ठीक है, आप सब लोगों को वहां पे बुलाया, आप लोग रेंट पे वहां पे रह रहे हैं, और आप लोगों ने मुझे रेंट जो दिया वो था 1,20,000 रुपए। कितना? 1,20,000 रुपए। अब मुझे आप बताइए, आप एक प्रोफेशनल हैं, आप मुझे बताइए कि क्या यहां पे मैं सरकार से चोरी कर सकता हूं? पॉसिबिलिटी है, इजीली कर सकता हूं, और सरकार के मन मुताबिक कर सकता हूं। मैंने लिया कितना आप लोगों से? 1,20,000, लेकिन सरकार को खुद ही पता है कि यहां 60 से ज्यादा तो आएगा ही नहीं। तो अगर मैं सरकार को बोलूं कि सरकार मैंने 1,20,000 कमाया, सरकार वो चल जुटे, तो मैं सरकार को क्यों बोलूं कि मैंने 1,20,000 कमाया? ये तो नहीं बोलूंगा कि सरकार मैंने 1,20,000 कमाया, आओ मुझे 1,20,000 पे टैक्स लगाओ, ऐसा तो पॉसिबिलिटी है नहीं। तो मैं क्या करूंगा? मैं सरकार को बोलूंगा कि देखो सरकार, आपने कितना लगाया है? 60,000 रुपए। 60,000 रुपए डन। कमाया कितना है उससे मतलब नहीं है, लेकिन सरकार ने लिमिट कितना लगाया है? 60,000 रुपए। तो ये एक लिमिट है। क्या है? लिमिट है, और ये भी हमेशा पर annum ही होगा। लिमिट है जो सरकार लगा दी है कि इस एरिया में इससे ज्यादा रेंट नहीं आ सकता। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब लास्ट कौन बचा? एक्चुअल रेंट। इसका क्या मतलब है? जितना हमने एक्चुअल में कमाया। ये हम पर annum भी हो सकता है, पर मंथ भी हो सकता है। यस और नो? जैसे मैंने 12 महीने किराए पे चढ़ा है तो पर annum हो गया, मैंने 8 महीने किराए पे चढ़ा है तो मंथली हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैं मंथ वाइज 20,000 10,000 करके मैं बोल सकता हूं कि मेरा एक्चुअल रेंट एक महीने का 10,000, तो पूरे साल का कितना? 1,20,000। अच्छा, अब मान लो कि मैंने 12 महीने किराए पे चढ़ाया था, 12 महीने किराए पे चढ़ाया था, लेकिन रेंट मैंने रिसीव किया है सिर्फ 10 महीने का। कितने महीने का? तो जो 2 महीने हैं उन जो मेरे पास रेंट नहीं आया है, क्या मैं उसको बोल सकता हूं अनरियलाइज्ड रेंट? बोल सकते हैं। अनरियलाइज्ड रेंट मतलब क्या है उसका? कि जो किराया मुझे लेना था लेकिन मैं ले नहीं पाया, जो किराया मुझे लेना था वो मैं ले नहीं पाया। तो सरकार ने कहा कि अगर आपको अनरियलाइज्ड रेंट हुआ, आपको अनरियलाइज्ड रेंट हुआ, हमारी कुछ शर्तें हैं, इनको पूरा कर लो तो आप इस अनरियलाइज्ड रेंट को यहां पे माइनस कर सकते हो, लेस कर सकते हो। किस रेंट से? एक्चुअल रेंट। आपने कहा कि एक्चुअल रेंट जो है वो है 20,000 रुपए पर मंथ। कितना है? तो पूरे साल का कितना हो गया? 2,40,000। लेकिन अभी आपने कहा कि 2 महीने का रेंट तो आया ही नहीं, तो 20,000 रुपए मल्टीप्लाई बाई 2 महीना कितना? 40,000 रुपए तो मेरे पास आया ही नहीं। तो मेरी एनुअल इनकम कितनी हो गई? 2 लाख। ठीक है, 2 लाख रुपए मेरी एनुअल एक्चुअल इनकम हो गई, एक्चुअल रेंट मैंने रिसीव कर लिया। सरकार ने कहा देखो हमें भरोसा नहीं है कि आपने ये 40,000 रिसीव किया है कि नहीं किया। आप झूठ भी बोल सकते हो, आपने कैश में लिया हो, हमें ना दिखाया, है कि नहीं है? आप कंडीशंस अगर पूरी करते हो तो ही इस अनरियलाइज्ड रेंट का क्या डिडक्शन मिल जाएगा। वो कंडीशंस क्या है थोड़ी देर बाद हम देखेंगे। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे किसकी? ग्रॉस एनुअल वैल्यू की। सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू को कैसे निकालना है? इसमें 2 स्टेप आपको करने हैं। सबसे पहले स्टेप 1, स्टेप 1 में आपको निकालना है, ऐसे लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट। क्या निकालेंगे? एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे। और सर एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालते हैं? सबसे पहले मैं देखता हूं म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में से जो हायर होगा, क्या ले लूं यहां पे? क्या ले लूं? हायर होगा।
क्या लिया मैंने? इन दोनों में से हायर ले लिया। इस हायर में से और स्टैंडर्ड रेंट में से मुझे देखना पड़ेगा कि लोअर कौन सा है। क्या देखना पड़ेगा? लोअर कौन सा है। इस लोअर वाले अमाउंट को मैं बोलूंगा एक्सपेक्टेड रेंट। क्या बोलूंगा? एक्सपेक्टेड रेंट। रुको मैं बताता हूं अभी। स्टैंडर्ड रेंट मैंने कहा सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। मान लीजिए म्युनिसिपल वैल्यू मेरा 100 रुपए है और फेयर रेंट मेरा 120 है, तो मैं कौन सा वैल्यू यहां पे ले लूं? तो हायर मेरा 120 आया और स्टैंडर्ड रेंट मेरा जो है 140 रुपए है। कितना? तो लोअर कितना ले लूं? 120 रुपए मेरा क्या आया? एक्सपेक्टेड रेंट। इसमें कोई सोचने वाली बात है? तीनों चीजें गिवन होंगी। म्युनिसिपल वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन होगा, फेयर रेंट भी गिवन होगा, स्टैंडर्ड रेंट भी गिवन होगा। तो क्या एक्सपेक्टेड रेंट निकालना कोई तोफ है? कोई मुश्किल है? सबसे इजी है एक्सपेक्टेड रेंट निकालना। उसके बाद स्टेप 2 आता है। स्टेप 2 में आप क्या करते हैं? स्टेप 2 में आप निकालते हैं कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल रेंट। क्या निकालेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट तो पहले ले लेंगे यहां पे पूरा। जैसे मैंने कहा कि 20,000 रुपए पर मंथ है। 20,000 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना आएगा? 2,40,000 रुपए। ठीक है। और यहां पे मैं लिखूंगा, ये मैं टोटल ले लूंगा, टोटल फॉर फुल ईयर। इसमें मैं लेस करूंगा अगर मेरा कोई अनरियलाइज्ड रेंट है। क्या है? अनरियलाइज्ड रेंट अगर मेरा कोई है। बताइए कितना था मेरा अनरियलाइज्ड रेंट? 20,000 इंटू 2 40,000 रुपए। ये मेरा आया 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए अगर मेरा एक्चुअल रेंट है, इसको मैं बोलूंगा एक्चुअल रेंट। जरूरी नहीं है कि ये मेरा 12 महीने का रेंट होगा। मैंने प्रॉपर्टी को लेट आउट किया था 10 महीने के लिए और 2 महीने मेरी प्रॉपर्टी खाली थी, तो मैं उस खाली टाइम को क्या बोलूंगा? वैकेंट। क्या बोलूंगा? वैकेंट पीरियड। क्या बोलूंगा? वैकेंट पीरियड। आपको जगाना पड़ेगा कि आप जागी हुई हैं? पक्का? लगता तो नहीं है। अच्छा, मजा आ रहा है ऐसे? अच्छा, ऐसे फील होता है कि मजा आ रहा है, क्योंकि कभी कभी इंसान सोचता है कि सुनना ही है तो आंखें बंद करके भी सुना जा सकता है ना? और ऐसे ज्यादा समझ भी आता है। धीरे धीरे इंसान का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है, कंसंट्रेशन में कहां से कहां पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा एक्टिव रहे। अभी तो बस 15 मिनट की क्लास हुई है, 15 मिनट में ही मैं इतना सुला दूं तो बताओ 3 घंटे कैसे झेलेंगे। अच्छा, तो मैंने कहा कि अगर आपको एक्चुअल रेंट निकालना है तो एक्चुअल रेंट पहले तो 12 महीने का देखेंगे, उसके बाद उसमें माइनस क्या करेंगे? अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करेंगे। अच्छा, ये जो एक्चुअल रेंट मेरे पास आया, हो सकता है कि ये 8 महीने का हो सकता है ये 10 महीने का हो सकता है ये पूरा 12 महीने का हो। पॉसिबिलिटी कैन बी एनी, देयर कैन बी एनी पॉसिबिलिटी। 10 महीने, 12 महीने, 6 महीने, 5 महीने, कुछ भी हो सकता है। अगर किसी टाइम तक मेरा मकान वैकेंट रहा, खाली रहा, तो मैं उसको बोलूंगा लॉस ड्यू टू वैकेंसी। क्या बोलूंगा? लॉस ड्यू टू वैकेंसी। लॉस ड्यू टू वैकेंसी अभी नहीं लिखना है, लॉस ड्यू टू वैकेंसी। ठीक है, मैंने एक बीच में जगह छोड़ी है। ठीक है, इसीलिए छोड़ी है क्योंकि आपको अभी नहीं लिखना है, इससे पहले मुझे कुछ और लिखना है। लॉस ड्यू टू वैकेंसी है। ये वैकेंसी कब आएगा? जब आपका मकान किसी टाइम के लिए खाली रहा हो। अब सरकार को पता ही है कि खाली है, इस टाइम पर तो रेंट आया नहीं होगा, क्योंकि एग्रीमेंट ही 8 महीने का बना है, तो बाकी 4 महीने तो खाली रहा होगा। यस और नो? तो उस 4 महीने का तो मेरे पास रेंट ही नहीं आया, तो मैं उसका टैक्स क्यों दूं? आपको समझ में आ गई बात? अब सर जीएवी निकालना है, तो जीएवी कैसे निकालेंगे? जीएवी हम निकालेंगे
सबसे पहले हम जो एक्सपेक्टेड रेंट आया और एक्चुअल रेंट जो आया, ऊपर हमने एक्सपेक्टेड रेंट निकाला था। कैसे निकाला था? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, हायर और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, वो क्या आया था? एक्सपेक्टेड रेंट। उसके बाद क्या निकाला? एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट में हमने क्या माइनस किया? अनरियलाइज्ड रेंट। क्या माइनस किया? अनरियलाइज्ड रेंट। तो एक्चुअल रेंट अब हमारे पास आया। तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, इन दोनों में क्या लेना है? इन दोनों में क्या लेना है? हायर। इस हायर से आप लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस करेंगे। ये हायर का अमाउंट है, ये लॉस ड्यू टू वैकेंसी है। ये जो अमाउंट आएगा इसको मैं बोलूंगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सर ऐसे ना थोड़ा कंफ्यूजन होता है, एक क्वेश्चन अगर हम कर लेना इस पे तो मजा आएगा, है ना? ये आपने कॉपी कर लिया? कॉपी कर लो, मैं क्वेश्चन एक तब तक आपके लिए देखता हूं। जरूरी नहीं है, अगर है तो माइनस करेंगे, नहीं है तो क्या कहीं करना, पूरा एक्चुअल हो जाएगा। वैकेंसी है तो माइनस करेंगे, नहीं है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। हाँ जी, एडवांस आएगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा इसी साल में। हाँ, आ जाएगा अभी धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा। एक साथ थोड़ी पढ़ाएंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे ना। यहां तक लिखे। हाँ जी, ये खत्म हो गया? हाँ अभी थोड़ा सा और है, ऑलमोस्ट ये जीए भी इतना ही है, ठीक है। बाकी जो है उसमें क्या नाम है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कैपिटल, इसके बाद हमें देखना है। सबसे पहले इस पे थोड़ा क्वेश्चन कर लेंगे, इस पे कमांड हासिल करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जीए भी निकालना एक बार सीख गए, उसके बाद मजा आ जाएगा। कंडीशन में बता देंगे। हाँ हाँ, डीटी की बुक मिल जाएगी, डीटी की बुक मिल जाएगी। अभी वो प्रिंटिंग के लिए गई है, ठीक है, प्रिंट हो गया। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक दो दिन में पीडीएफ दे दूं, ठीक है। पीडीएफ दे देंगे, उसके बाद जब प्रिंट होके आएगी तो आपको वो वाली बुक मिलेगी। कौन सा? हाँ वो कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। उसके क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे स्टडी मैट के। उसका लेवल कितना होता है? हाँ हाँ, उसका लेवल कितना होता है? मैक्सिमम जो है वही होता है, पेपर में तो उसी से आता है। पेपर में उसी से आएगा। अब कोई फैकल्टी अगर आपको ये बोले ना कि मेरी बुक मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है, कभी विश्वास मत करना। इंस्टीट्यूट के मटेरियल से हमेशा पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन इंस्टीट्यूट उसी से डालेगा, ठीक है। अब ये होता है कि जैसे मैं अपनी बुक में कोशिश करता हूं कि आपकी जो स्टडी मटेरियल है उसके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डाल दूं। समझ में आ गई बात? तो कोशिश करें कि वहां के जो क्वेश्चंस हैं वो भी एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें। कभी कभी मैंने नहीं डाले क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल मैं अपने क्लास में कराता हूं सारे क्वेश्चंस, बट कोई क्वेश्चन छूट गया और वही एग्जाम में आया और आपको पता ही नहीं था कि उस क्वेश्चन में कैसे क्या करना है, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे सारे क्लियर कर लिए जाएंगे। आपको मैं इतना गारंटी दे दूंगा कि जो क्वेश्चन आपके स्टडी मैट में होगा वो आपने कॉन्सेप्ट यहाँ पे किया होगा, इतना गारंटीड है, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस अगर आपको कहीं पे भी डाउट आए तो आप मुझे, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, डाउट्स आप वहां पे भी पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, चले आपका एग्जाम कब है? दिसंबर। अभी तो टाइम है, फिर अभी तो शुरू ही हुआ है। हाँ 3 बार करा देंगे। हाँ हाँ,
नहीं, आपने कहा ना 3 बार करा दो, पेपर ही बना रहे हैं, ट्रेक गया है। तो आपको इसी साल पास होना है ना, हाँ। तो क्या बात कर रहे हो, इसी साल खत्म करा देंगे। नहीं सर, बजट बना के चलना पड़ता है, तो एस्टिमेट कितना टाइम लगेगा? सर डीटी में भी कोई चेंजेस आते हैं? जीटी में ही सबसे ज़्यादा चेंज आते हैं। बाद में करेंगे ना ऐसे। लेकिन इसमें फाइनेंस जो है वो तो 20 लगेगा कि 19 का। जो चेंजेस आएंगी वो हम साथ साथ में अमेंडमेंट क्लासेस में कर लेंगे, समझे मेरी बात। सर हमारे में तो एग्जाम आएगा वो किस तरह क्या बोल लड़की डर क्यों रहे हैं? 2019 में तो जो भी अमेंडमेंट आई है उससे रिलेटेड आएगा ना। हाँ देखो क्या होता है जब आपका एग्जाम, 1 लाख की रेयर 333 मुझे भी बताओ, और 2,500। सुनो क्या होता है जब आपका एग्जाम होता है ना, सुनो एग्जाम जब होता है, मान लीजिए आपका एग्जाम है दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर में है, दिसंबर, सुनो सार्थक, दिसंबर 2020 में अगर आपका एग्जाम है तो इससे पहले के 6 महीने तक जो भी अमेंडमेंट्स आएंगी ना तो वो एप्लीकेबल हो जाती है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। अगर जून तक नहीं, ठीक सर, है। मैं तो कही थी ना कि 1920 को फाइनेंस एक्ट ही चलेगा तुम्हारे। हम्म। फिर अमेंडमेंट किसी है? अमेंडमेंट मान लो क्या होता है, देखो फाइनेंस एक्ट जो है ना वो आपको 1920 ही चलेगा, ठीक है। तो जब ये साल आ जाएगा 2021, ये कब स्टार्ट होगा, ये वाला साल कब स्टार्ट हो जाएगा? ये तो 31 मार्च से हो जाएगा। 31 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से। तो उसके बाद इस साल में नया बजट आएगा, ठीक है, नया बजट आएगा। वो अमेंडमेंट्स, वो जो बजट है वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन हाँ उस साल में अगर जून तक कोई भी अमेंडमेंट आया जो प्रीवियस ईयर का है, प्रीवियस ईयर को रिलेटेड है, 1920 को रिलेटेड है, तो उसके मैं आपको टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता रहूंगा कि हाँ ये अमेंडमेंट आई हुई है, तो उसको आपको एक बार देखना पड़ेगा, उसको हम क्लियर कर लेंगे साथ साथ में, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, जहां पे अमेंडमेंट होगी वहां पे हम उसको कवर अप कर लेंगे, ठीक है। सर बुक में इनकॉर्पोरेट दूंगे नहीं अमेंडमेंट? उसके लिए अलग मिल जाएगा कुछ ना कुछ, क्यों टेंशन ले रहा है, ठीक है। जहां तक ये है वहां तक पूरा अमेंडेड है, जो आपको अभी बुक मिल जाएगी वो आपको इस फाइनेंस एक्ट तक पूरी अमेंडमेंट मिल जाएगी। इसके बाद कोई अमेंडमेंट आएगी तो वो बुक में तो नहीं होगी, तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगा ये अमेंडमेंट आई हुई है। हाँ अभी चेंजेस तो आएंगे, तुम्हारा दिसंबर का अटेम्प्ट है। हाँ, तो जो चेंज आएगी उसके लिए अगर क्लास की भी जरूरत पड़ेगी, मान लीजिए आपका सिलेबस ओवर हो चुका है तो आप रिवीजन के लिए आना चाहते हैं तो आप उसमें आ सकते हैं। ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको आना है या नहीं आना है, ठीक है। आप रिवीजन के लिए भी आ सकते हैं, आना चाहे तो आ जाए। आना चाहें तो आ सकते हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जब तक आपका अटेम्प्ट है तब तक आप आ सकते हैं, क्लास में बैठ सकते हैं बिना डिस्टर्ब किए, अटेम्प्ट लगाते हैं। ठीक है। क्यों लगाओगे नालायक अटेम्प्ट, पहले अटेम्प्ट में निकालना है, ठीक है ना। चलो पहले तो केस 1 पे आप देखेंगे, फोकस करेंगे, क्या लिखा है, एक्स ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी। एक्स के पास एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसका म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, 1,45,000 रुपए। फेयर रेंट कितना है, 1,36,000 रुपए। और स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 1,24,000 रुपए। अब मुझे बताइए एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा। 124। इन दोनों का क्या निकालना है, हायर निकालना है। तो 145, 1,45,000, फिर 145 और 125 का क्या निकालना है, लोअर। तो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट बताओ कितना आया, 1,24,000, ठीक है। इट इज लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, पूरे साल क्या कर लिया, लेट आउट कर लिया। रेंट बीइंग 8,000 पर मंथ अप टू नवंबर 15, 2019। नवंबर 15, 2019 तक कितना रेंट था। अच्छा ये कब से कब तक होगा सर, ये होगा 1 अप्रैल 2019 से लेकर 15 नवंबर 2019 तक, ये डेट का होगा, क्योंकि स्टार्ट तो इसी महीने, इसी 1 अप्रैल को ही होगा। अच्छा उसके बाद एंड 14,000 दियर आफ्टर, बताइए 14,000 कब से होगा, 16 नवंबर 2019 से लेकर 31 मार्च 2019 तक कितना रेंट है, 14,000 रुपए। स्मार्ट हो जाए 20, सॉरी हाँ 20, प्रीवियस ईयर मतलब फाइनल ईयर नहीं है, हाँ हाँ। कैलेंडर ईयर नहीं है। क्यों नालायक, कैलेंडर ईयर कहां से लग रहा है तुझे, 1 अप्रैल को स्टार्ट हो गया, 31 मार्च को खत्म हो गया। इसमें लिख रहा है क्या जनवरी क्या लिखा है, क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो मैं क्या लेना, ईयर मतलब पहले ही क्लास में बोला, ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर।
क्लास में क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो, ठीक है, तो ईयर का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। ओके, द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय एक्स टू वाई ऑन 31 ऑफ जनवरी 2020। 2020 31 जनवरी को क्या हुआ, ये प्रॉपर्टी एक्स ने किसको ट्रांसफर कर दी, वाई को। इसका मतलब अब कितने ओनर हैं, 2 ओनर। मतलब 31 जनवरी 2020 तक एक ओनर, उसका कैलकुलेशन अलग होगा। कौन ओनर है, एक्स। 31 जनवरी मतलब 1 फेब से लेकर 31 मार्च तक 2 महीने के लिए ओनर कौन, वाई, तो उसके लिए कैलकुलेशन अलग होंगी। फाइंड आउट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन द हैंड्स ऑफ एक्स एंड वाई फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। 2020-21। चलिए, क्वेश्चन आपने लिखा, अच्छा जहन में रहा ना, तो मैं इधर इसको एक बार कर लेता हूं, क्वेश्चन को यहां पे आंसर कर लेते हैं। आंसर केस 1। मुझे बताइए म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, 1,45,000। फेयर रेंट कितना था, 1,36,000। स्टैंडर्ड रेंट कितना, 1,24,000। अच्छा, रेंट पर मंथ कितना था, 8,000 था सर। कब तक, ये था 15 नवंबर तक। उसके बाद कितना हो गया, 14,000। 16 नवंबर से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है। और ट्रांसफर कब हुआ, ये हुआ 31 जनवरी को 2020 को ट्रांसफर हुआ। एक्स ने ट्रांसफर किया किसको, वाई को, ठीक है। अब सर कैलकुलेशन कैसे होगा, इधर ध्यान देना, मैं कैलकुलेशन सिखा रहा हूं। जब भी आप क्वेश्चन लिखेंगे, पहले लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसमें स्टेप 1 आएगा, पहला क्या निकालना है, स्टेप 1 एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट इज इक्वल टू कितना, 1,24,000। कैसे निकाला, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। अच्छा, ये हायर और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो कितना आया, 1,24,000। म्युनिसिपल वैल्यू कितना था, 1,45, फेयर रेंट 1,36। तो इन दोनों का हमने क्या निकाला था, 1,45,000 निकाला था। और 145 और स्टैंडर्ड रेंट कितना था, 1,24। तो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कितना आया, 1,24 आया। स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 एक्चुअल रेंट। बताओ एक्चुअल रेंट कैसे निकालोगे, एक्चुअल रेंट सर हम निकालेंगे 8,000 मल्टीप्लाई बाय कितने महीने, 7.5। कितना हो गया, वो हो गए सर 60,000 रुपए। उसके बाद 14,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 कितना हुआ, हाँ 35,000। यही हुआ। कैलकुलेशन सही बताना, गलत नहीं होनी चाहिए। किसमें, कहाँ 0 कम लिखा है, 15 नवंबर से 30 नवंबर तक 15 दिन हो गए। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, नालायक 2.5 कितना हो गया, ये तो 7.5 महीने, हमें तो 12 महीने निकालने हैं। तो कितना भी बच रहा है, 4.5 है। बताओ कितना हुआ, हाँ पक्का 63,000। गलत है, सही है, ठीक है। 7 और 1 हो गए 8, 8 4 12, 12 महीने बराबर हो गए। तो मुझे भाई टोटल कितना आया, 1,03,000 रुपए। 1,23,000। तो मैंने क्या लिखा है, 1,03,000 देख ले ठीक से।
ठीक है, सही तो लिखा है। 1,23,000 रुपए क्या है एक्चुअल रेंट। अब इन दोनों में से क्या लेना है? अरे रुको तो सर, यहाँ पे 2 एसएससी हैं। हाँ, एक एसएससी जिसके पास प्रॉपर्टी कितने महीने थी? 7.5 10 महीने, 31 जनवरी तक। उसके बाद एक एसएससी है जिसके पास सिर्फ 2 महीने थी। तो जब मैं कैलकुलेशन करूंगा मैं तो उन्हीं के हिसाब से करूंगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा एक है मेरे पास x और एक है y। तो x का एक्सपेक्टेड रेंट बताओ। एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट तो पहला ही सवाल 1,24,000 है। इसको मल्टीप्लाई बाय करूंगा 10 डिवाइडेड बाय करूंगा 12। क्यों? क्योंकि अगर 1,24 12 महीने का है तो 10 महीने का कितना आ जाएगा? 2 लाख आएगा अच्छा, ना, 1,24,000 है क्या? 1,24,000 अगर 12 महीने का है तो 10 महीने का कितना? 1,30,000। अच्छा, 1,03,333। अच्छा, इसका कितना होगा? किसका? अगर 1,24,000 10 महीने 12 महीने का है तो 2 महीने का कितना होगा? 20,000। अच्छा, 20667। अरे वो इधर लिखा है, ये लड़की ध्यान से देखती ही नहीं है। बता 20667 ये मेरा क्या निकला? एक्सपेक्टेड रेंट। अब मैं निकालूंगा एक्चुअल रेंट। बताइए एक्चुअल रेंट कैसे निकालूं? कितना है? 1,23,000 रुपए। 1,23,000 को मैं करूं या वैसे करूं? सर अगर मैं 1,23,000 से करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ये तो टोटल है ना। हाँ, तो मुझे कैसे करना पड़ेगा? मुझे बताओ ये कब ट्रांसफर हुआ है? 31 जनवरी को। तो एक तो यहां तक 15 नवंबर तक मेरा किराया कितना आया है? 60,000 रुपए। ठीक है, ये कब तक है? 15 नवंबर तक। तो मुझे बताओ 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक कितना आएगा? 15 दिन। 15 दिन का कितना किराया आएगा? 14,000। अगर एक महीने का है तो 15 दिन का कितना आएगा? 7,000 रुपए। हाँ, इधर अब 14 हो गया ना। अब 15 तारीख से अब 14,000 रुपए रेंट हो गया। ठीक है, अगर 14,000 एक महीने का है तो आधे महीने का कितना हो जाएगा? 7,000 रुपए। तो इसमें जुड़ेगा नवंबर का 7,000 रुपए। एक तो पहले ही ऑलरेडी कितना है? 60,000 रुपए। ये 7 जुड़ेगा। दिसंबर का कितना? 14,000। जनवरी का 14,000। कितना आया? 2835 पे 4 में आ गया। 95,000। जिसको समझ नहीं आया मैं दोबारा बता दूंगा। देखो नवंबर 15 तक किराया कितना था? 8,000 रुपए। ठीक है, तो हमने निकाला कि वो किराया मेरे पास 60,000 रुपए आया होगा। यस और नो? आया होगा। अच्छा, मैंने कहा कि 15 नवंबर से किराया बढ़ गए। कितना हो गया? 14,000 रुपए हो गया। तो 15 दिन का किराया कितना होगा? 7,000 रुपए। वो 7,000 नवंबर के मैंने यहां पे जोड़े। ठीक है, दिसंबर के कितने? 14,000। और जनवरी के? जनवरी 31 को ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, वाई को। तो जनवरी 31 के बाद की जो इनकम होगी वो किसकी होगी? वाई की होगी। तो मैं एक्चुअल रेंट इधर कितना लिखूंगा? 95,000। और इसका कितना आएगा? 2 महीने का 14,000 14,000 28,000 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे निकालना है जीएवी। अच्छा, पहले मुझे बताओ क्या कोई अनरियलाइज्ड रेंट है? नहीं है। क्या कोई लॉस ड्यू टू वैकेंसी है? नहीं है। तो मेरा जीएवी कितना आया? इन दोनों का नालायक टोटल, इन दोनों का हायर लिखवाया है, आप याद ही नहीं रहते। इन दोनों का हायर आएगा। कितना आएगा? और यहां कितना आएगा? 28,000। आज अब बुक में दिखाता हूं। नालायक बच्चे सुनो। कंप्यूटेशन ऑफ जीएवी।
GAV फॉर द असेसमेंट ईयर कौन सा है? 20-21। X इज द ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी फॉर 10 months। X कितने महीने का ओनर है? 10 महीने का। एंड Y इज द ओनर फॉर 2 months। तो 10 महीने की कैलकुलेशन X की हो जाएगी और Y की 2 महीने की कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है। फॉर प्रीवियस ईयर 19-20। म्युनिसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे? 1.45। अगर 12 महीने का है तो 10 महीने का कितना? 1.20 आया। फेयर रेंट, ये पूरा मैंने वहां पे जो कराया था एक साथ कराया था, ये पूरा बाइफरकेटेड है। एक्सपेक्टेड रेंट तक इसने पूरा बाइफरकेट किया हुआ है। 12 महीने उधर, ठीक है, और 2 महीने इधर, सॉरी 10 महीने उधर, 2 महीने इधर। तो यहां पे मेरा जो एक्सपेक्टेड रेंट कितना आया? 1,03,333। यहां पे 20,667। ठीक है, ये हमारा वहां पे भी आया था। और इसके बाद हमने देखा कि रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल आफ्टर डिडक्टिंग अनरियलाइज्ड रेंट बट बिफोर एडजस्टिंग लॉस ड्यू टू वैकेंसी, 7.5 महीने का तो 8,000 रुपए है और 14,000 रुपए है 2.5 महीने का। ठीक है, तो इसका कितना आया? 95,000 और इसका कितना आया? 28,000 रुपए। अब हायर ऑफ स्टेप 1 और स्टेप 2, ये मेरा आया क्या? GAV। अगर मेरा कोई लॉस ड्यू टू वैकेंसी होता उसको मैं यहां पे माइनस कर लेता, ठीक है, और फिर मैं यहां पे GAV निकाल लेता। लेकिन मेरे पास कोई लॉस ड्यू टू वैकेंसी है नहीं, इसलिए मैं यहां माइनस नहीं करूंगा। समझ में आ गई बात? चलिए केस 2 देखते हैं। चलो केस 2 में ना एक हम करते हैं और बाकी आपके जो हैं ये आपके होमवर्क रहेंगे। चलिए हम x और y का यहां पे देखेंगे। ठीक है, Z, A और B, Z, A और B आप कहां करेंगे? घर में। इसको फोटो खींच के आप ले जा सकते हैं, आप घर में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं देखूंगा तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब सर आप बोलोगे आपने लास्ट क्लास में भी यही बोला था, है ना? ग्रुप बनाया है आपने टेक्स्ट का? सर वो क्वेश्चन केस 1 का क्वेश्चन, पहले केस 2 का फोटो खींचो। थोड़ा नीचे करना है। नहीं, इतना काफी है। डन। केस 1 का फोटो अगर आपको खींचना हो, यहाँ पे तो मैंने बहुत सारा कुछ लिखा है, कैसे करोगे? ठीक है, चलो मुझे एक बात बताओ, केस 2 पे आ जाओ। केस 2 पे आ जाओ आप जल्दी से। सुनो, म्युनिसिपल वैल्यू कितना? म्युनिसिपल वैल्यू कितना? एक्स का सार्थक, फोन रखो साइड में। म्युनिसिपल वैल्यू कितना? 1,40,000। ठीक है, इन थाउजेंड्स हैं तो 140,000 मीन्स 1,40,000। अच्छा, फेयर रेंट कितना? 145। स्टैंडर्ड रेंट कितना? 142। तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा? इन दोनों का हायर। इस हायर और हायर कितना निकला? 145 और इन दोनों का लोअर, तो कितना निकला? तो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट आया कितना? 142। अब मुझे निकालना है क्या? एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट में माइनस क्या करूंगा मैं? अनरियलाइज्ड रेंट। क्या माइनस करूंगा? अनरियलाइज्ड रेंट। डिडक्शन पे तो अभी पहुंचे ही नहीं हम, अभी बस ऊपर GAV निकालना सिखा रहा हूं। ठीक है, तो एक्चुअल रेंट इफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, तो मैं कमाता कितना? 168। ये 12 महीने का रेंट है। कितने महीने का? 12 महीने का रेंट है। लेकिन अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर 19-20, इस महीने में 14,000 इस साल मेरा अनरियलाइज्ड रेंट रहा। ठीक है,
और अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ 18-19, ये तो पिछले साल का है, ये रेलेवेंट प्रीवियस ईयर का नहीं है, पिछले साल का है, तो ये यहां पे माइनस नहीं होगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? रेलेवेंट प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस 3 को नहीं लेंगे फिलहाल के लिए। इतना सोचो कि इस 3 को नहीं ले लेंगे, लेना है कि नहीं लेना है उसको बाद में डिसाइड करेंगे। अच्छा, पीरियड व्हेन द प्रॉपर्टी रिमेन्स वैकेंट, बताओ कितने महीने के लिए मेरी प्रॉपर्टी खाली थी? हाफ मंथ के लिए। और इस हाफ मंथ से मेरा नुकसान कितना हो गया? 7,000 रुपए। मुझे बताइए 7,000 रुपए अगर आधे महीने का नुकसान है तो किराया पूरे महीने का कितना होता? 14,000 रुपए सर। ठीक है, अच्छा ये जो अनरियलाइज्ड रेंट है बताओ ये कितने महीने का रेंट है? 1 महीने का रेंट। इतना तो अंदाजा लगा ही सकते हैं। ठीक है, अब आंसर निकालो आप। हाँ जी, हाँ जी, 147,000 कैसे निकाला? तो हम लिखेंगे केस 2, यहां पे लिखना मेरे साथ साथ, केस 2 कंप्यूटेशन ऑफ, क्या करेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ जीएवी। सबसे पहले क्या लिखेंगे? म्युनिसिपल वैल्यू, हम एक्स का निकाल रहे हैं, यस और नो? म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? 140,000। एक कहां गया? 1,40,000 रुपए। फेयर रेंट 1,45,000। स्टैंडर्ड रेंट कितना है? 1,42,000। तो मुझे बताइए एक्सपेक्टेड रेंट कितना आया? 1,42,000। अच्छा, अब निकालना है एक्चुअल रेंट। सर एक्चुअल रेंट मैं कैसे निकालूंगा? एक्चुअल रेंट है 168, 12 महीने का है। इसमें अनरियलाइज्ड रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट कितना? 14,000 रुपए। तो मेरा एक्चुअल रेंट कितना है? 1,54,000। तो इन दोनों का हायर मैं यहां पे देखूंगा, हायर कौन सा है? 1,54,000। इसमें मैं लेस क्या करूंगा? लॉस ड्यू टू वैकेंसी। वैकेंसी कितना है? 7,000 रुपए। तो मुझे बताइए जीएवी कितना आया? 1,47,000। ठीक है, ठीक है यहां तक। अच्छा, अब देखो इसका आएगा 161, इसका दूसरी का यही, तीसरी का यही। 167। ये लड़की आंसर कॉपी कर रहे हैं सारे, इसी ने खुद किया था, बाकी किसी ने नहीं किया था। सर आपके साथ साथ बता देते हुए हाँ, आपको इसने मेरे से पहले किया था, है ना? चलो अब y का बता दो। y का करते हैं सार्थक, y का करो। बहुत इजी चैप्टर है यार, इससे अगर हम तुम 4-5 मार्क्स लेते हो तो बताओ क्या कोई दिक्कत है? हाँ, तुम्हें क्या लगता है? y का बता दो। एक्सपेक्टेड रेंट बताओ कितना आएगा? 175। और एक्चुअल रेंट 126, दिस माइनस दिस 126 आया। अब इन दोनों का हायर कौन सा है? 175, 175 में से क्या माइनस करेंगे? 14,000 रुपए। 14,000 रुपए जो लॉस ड्यू टू वैकेंसी है, कितना आया? 1,61,000। तो बाकी तो ऑटोमेटिकली आपको आ सकते हैं जीएवी निकालना। ठीक है, तो केस 2 आप घर में प्रैक्टिस करेंगे। हम बढ़ते हैं आगे। अब सर ये तो आपने बताया ही नहीं कि अनरियलाइज्ड रेंट जो है वो कब माइनस होगा। मतलब आपने कहा था कि अगर आपने हमारी 4 कंडीशंस पूरी कर ली तो आपको अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करने का मौका मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये बताया था पहले ही। ठीक है, तो सरकार ने कहा कि देखो अगर कोई किराएदार आपका किराया लेके भाग गया, या कोई किराएदार आपके घर में है और किराया नहीं दे रहा, तो सबसे पहली फुर्सत में तो उसको घर से निकाल दो। सबसे पहली फुर्सत में उसको घर से
निकाल दो। अगर आपने नहीं निकाला इसका मतलब वो किराया दे रहा है। समझ में आ गई बात? अच्छा, किराया नहीं दे रहा है तो आपने ऐसा क्या कर लिया कि आपने किराया रिकवर करने के लिए क्या कोई स्टेप उठाया? क्या स्टेप उठाना चाहिए? पुलिस केस करना चाहिए। ठीक है, तो पहला कंडीशन जो है अनरियलाइज्ड रेंट को, तो लिखना मेरे साथ साथ, कंडीशंस to claim unrealized rent. Conditions to claim unrealized rent. Condition number 1. Tenancy is bona fide. What is bona fide? bona fide का क्या मतलब है? हिंदी होता है। हाँ, इतना शुद्ध हिंदी किसको आता है? यहाँ पे समझ में भी तो आना चाहिए क्या बोलता है। बोनाफाइड का मतलब है कि सच्ची में टेनेंसी होनी चाहिए, कि आपके सच में किराएदार होना चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा? रेंट एग्रीमेंट के थ्रू। ठीक है, दूसरा लिखो, पॉइंट नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, एसएससी has taken all the steps to recover unrealized rent. एसएससी ने सारे स्टेप्स उठाए हों किसके लिए? इस रेंट को रिकवर करने के लिए। मतलब क्या है इसका? कि एसएससी ने पुलिस केस किया हो, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया हो कि मेरा किराएदार मुझे क्या नहीं देता? किराया नहीं देता है, तो कृपया करके मेरा किराया इससे निकलवा दीजिए। ठीक है, अगर आपने केस नहीं किया, कोई स्टेप नहीं उठाया, आपने कहा चलो ठीक है ना, जाने दो, कितना लेके गया है? 2,000 रुपए, 4,000 रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, जितना भी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार ने कहा आपको नहीं फर्क पड़ता, तो आप मान लीजिए ना कि आपने रिसीव कर लिया है, तो इसको अनरियलाइज्ड रेंट कैसे मान लोगे? आपको जब फर्क ही नहीं पड़ता इससे, तो क्या होगा? आप ये भी मान लो कि यह रेंट आपने रिसीव कर लिया है, तो हम एक्चुअल रेंट आपका क्या मानेंगे? पूरा 12 महीने का मानेंगे। आपका ये अनरियलाइज्ड रेंट तब माइनस नहीं होगा। समझ में आ गई बात? ओके, नंबर 3, टेनेंट हैज vacated all the properties belonging to the SSC. ये जो किराएदार है, इसने आपकी सारी प्रॉपर्टीज से आप इसको निकाल दो। सर ऐसे कैसे निकाल दे? ये हमारी 2 प्रॉपर्टीज में रहता था, एक में खुद रहता था, दूसरी में बिजनेस करता था। जब मैं बिजनेस वाली प्रॉपर्टी पे किराया मांगने जाता हूं, वहां तो आराम से दे देता है, लेकिन जब मैं घर जाता हूं, वहां पे धमकाता है कि मैं नहीं देता किराया। अब बताओ क्या करूं? सरकार ने सबसे पहले तो इसको निकाल दो, सारी प्रॉपर्टीज से क्या करो? निकाल दो। लेकिन बिजनेस वाली से तो इनकम दे रहा है मुझे। सरकार ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, पूरी जितना भी इसके पास है सब प्रॉपर्टी से इसको क्या करो? निकाल दो। तभी मैं मान लूंगा कि एक इंसान के 2 चेहरे नहीं हो सकते, कि एक घर में जाके धमकाएगा, बिजनेस में जाके आराम से किराया पकड़ा देगा। हम ये चीज नहीं मानते हैं। अगर देगा तो दोनों जगह पे देगा, नहीं देगा तो कहीं नहीं देगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, इसको सारी जगह से निकाल दो। दूसरा क्या है कि इसके ऊपर केस कर दो। और लास्ट में जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सेटिस्फाई द एओ कौन होता है? असेसिंग ऑफिसर। सेटिस्फाई द एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर, जो आपके इनकम टैक्स के रिटर्न को एसेस करता है, इनकम टैक्स को एसेस करता है, आपकी इनकम को एसेस करता है, उसको बोलते हैं असेसिंग ऑफिसर।
आपको इस असेसिंग ऑफिसर को यकीन दिलाना होगा कि देखो भाई साहब, ये जो पैसा अनरियलाइज्ड रेंट है इसके चांसेस नहीं है आने के। तो जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो आप इस अनरियलाइज्ड रेंट को यहां पे माइनस कर सकते हो। क्या सर ये कंडीशंस क्वेश्चन में दी गई होंगी या नहीं दी गई होंगी? क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो क्या मान लें? नॉर्मली क्या होता है सर? नॉर्मली ये होता है कि इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होता है, तो आप क्या मान के चलेंगे कि दीज कंडीशंस हैव बीन सेटिस्फाइड, दीज कंडीशंस हैव बीन सेटिस्फाइड। अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो मतलब क्या है कि ये कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं, तो आपको अनरियलाइज्ड रेंट का क्लेम मिल सकता है। समझ में आ गई बात? पक्की बात है? चल सकते हैं आगे? ओके। जीएवी निकालना आपने सीख गए हैं, तो अगर आप वापस आ जाएंगे एक बार फॉर्मेट पे, फॉर्मेट एक बार दोबारा देखेंगे। फॉर्मेट में हमने क्या क्या चीजें देखी थी? ये फॉर्मेट है आपका। ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना आप सीख गए हैं। म्युनिसिपल टैक्सेस मैंने कहा कि जो पेड बाय एसएससी होंगे वो यहां पे माइनस होंगे। नेट एनुअल वैल्यू निकालना सिखाऊं कि आप खुद सीख गए हैं? सीख गए हैं, ओके। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A सिखाऊं कि सीख गए हैं? सर एनएवी का 30% लेना है। तो लास्ट हमारे पास क्या बचता है? इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कैपिटल, या इसको मैं बोलूंगा इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, इसको डिस्कस करना है। हाँ जी, हाँ जी। अभी तो क्वेश्चन करा ही नहीं इस पे। अभी तो हमने कौन से क्वेश्चन किए? सिर्फ जीएवी निकालने के। ठीक है, इसके भी क्वेश्चन आएंगे। हाँ, जीएवी तो सिर्फ जीएवी निकालोगे ना, अभी तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपने नहीं निकाला। अब हम क्या देखेंगे? इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कैपिटल। सेक्शन 24B, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कैपिटल, या मैं इसको बोलूंगा इंटरेस्ट ऑन लोन। ये कौन सा लोन होगा बताओ? जो आप हाउसिंग लोन लेते हो घर बनाने के लिए, या घर खरीदने के लिए, या घर को रिपेयर करने के लिए, या घर को रिनोवेट करने के लिए जो लोन आप लेते हो वो यहां पे आ जाएगा। उस लोन का जो इंटरेस्ट देते हो उसका डिडक्शन मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब सरकार ने कहा कि ये जो लोन आपने लिया है, दो प्रकार का इंटरेस्ट इसमें हो सकता है। नहीं, एक हो सकता है जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट है। मतलब रेलेवेंट प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि मान लीजिए अगर मेरा साल है 19-20, तो 19-20 का जो मेरा इंटरेस्ट होगा, 19-20 का जो मेरा इंटरेस्ट होगा उसी को मैं क्या बोलूंगा? रेलेवेंट प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट। अच्छा सर, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कब आएगी? जब मेरी हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट होगी, है कि नहीं है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कब निकालूं? जब मेरी हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट होगी। मैंने लोन लिया है मकान बनाने के लिए, मैंने लोन लिया है मकान बनाने के लिए, तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने लोन लिया और यहां से मकान बन जाएगा। इट विल टेक सम टाइम, यस और नो? मान लीजिए इसने 2 साल 3 साल 5 साल लगा लिए, क्या? मकान बनाने में। मकान बनाने में 5 साल लग गए या 10 साल लग गए, तो इस 10 साल तक क्या ऐसा हो सकता है कि बैंक आपसे इंटरेस्ट ना मांगे? मांगेगा, पक्का मांगेगा। ठीक है, तो वो जो इंटरेस्ट जाएगा, अभी तो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है ही नहीं, उसको लेस कहां करोगे? सरकार ने कहा कि उस इंटरेस्ट को मैं बोलूंगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। क्या बोलूंगा? प्री कंस्ट्रक्शन। सुन तो ले, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का क्या है? इंटरेस्ट। एक है जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर का है,
बताइए रेलेवेंट प्रीवियस ईयर कब होगा? जब मेरा हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट है। आज मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल रहा हूं, जीआईवी निकाल रहा हूं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि 4 दीवारें खड़ी हैं तो सरकार आएगी ये इसका म्युनिसिपल वैल्यू इतना है, अभी तो कुछ नहीं है भाई, 4 दीवारें खड़ी है, ठीक है, फेयर रेंट इतना है, नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो कब आएगा? जब ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही जीआईवी निकल सकता है, उसके बाद ही एनएवी निकल सकता है, उसके बाद ही आप सेक्शन 24A में 30% डिडक्शन कर सकते हो और यहां पे 24B में इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर सकते हो। लेकिन लोन 2 तरीके के हो सकते हैं, एक रेलेवेंट प्रीवियस ईयर का और एक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का। अब सवाल है सर कि इस साल में कौन सा माइनस कर लूं? सरकार ने कहा कि जिस साल की आपकी इनकम है, एक तो उस साल में रेलेवेंट प्रीवियस ईयर का माइनस कर दो, दूसरा उसमें कोई पोर्शन ऐसा भी होगा उसमें जोड़ना पड़ेगा जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड से होगा। तो फिलहाल के लिए हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को छोड़ देते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज जो डिस्कशन हमारा चलेगा वो किस पे चलेगा? रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। सर अगर इस साल का मेरा कोई इंटरेस्ट है तो उसको मैं डिडक्शन कितना ले लूं? सरकार ने कहा ये जो आपने मकान बनाया था, जिसके लिए लोन लिया था, इसको आपने किराए पे दिया है या सेल्फ ऑक्यूपाइड है? अगर मेरा किराए पे है तो उसको क्या बोलूंगा मैं? लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए। अगर आपने किराए ये लोन लिया हो या आपने लोन लिया होगा किसके लिए? सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए। अगर लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया है भाई साहब, जितना इंटरेस्ट पे करोगे 100% जो है डिडक्शन अलाउएबल है, 100% डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 24B। अगर प्रॉपर्टी लेट आउट के लिए है और आपने उसके लिए लोन लिया है तो जितना इंटरेस्ट आप पे करोगे पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? अलाउ हो जाएगा 24B में। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो सरकार ने कहा मैक्सिमम डिडक्शन जो आपको मिलेगी या तो 2 लाख की डिडक्शन मिलेगी या तो 30,000 रुपए की डिडक्शन मिलेगी। मैक्सिमम डिडक्शन जो मिल सकती है कितने की मिल सकती है? या तो 2 लाख की मिलेगी या 30,000 रुपए की मिलेगी। ये कब पॉसिबल है? जब आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो। अच्छा सुनो, सरकार ने कहा कि सर 2 लाख कब मिलेगा और 30,000 कब मिलेगा? मैंने कहा कि देखो अगर आपने ये कुछ कंडीशंस पूरी कर दी तो डिडक्शन मिलेगा 2 लाख रुपए का, अदरवाइज डिडक्शन कितने का मिलेगा? 30,000 का। सर कंडीशंस बता दो। पहली कंडीशन लिखना मेरे साथ साथ, loan has been taken for construction or acquisition of house property only। पहली कंडीशन क्या है कि ये जो आपने लोन लिया हो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लिया हो? मकान खरीदने के लिए या मकान बनाने के लिए। और दूसरी कंडीशन, लोन मस्ट बी टेकन on or after 1/4/99। ये लोन आपने कब लिया हो? 1 अप्रैल 1919 को या उसके बाद। अगर आपने इस डेट को लोन लिया है या उसके बाद लोन लिया है तो ही डिडक्शन 2 लाख का मिलेगा। इससे पहले का जो अगर लोन है उसका इंटरेस्ट अभी तक दे रहे हो तो डिडक्शन कितने का मिलेगा? सिर्फ 30,000 रुपए का मिलेगा। समझ में आ गई बात? गुप्ता जी कंफ्यूजन है ना? पक्का बताओ। चलो नंबर 3,
अगर आपने लोन लिया है मकान बनाने के लिए, तो आप ये मत सोचना कि मैं कभी भी मकान बना लूं तो चलेगा। कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 5 years। क्या लिखना है? कंस्ट्रक्शन must be completed within 5 years from the end of previous year in which loan was taken। सर इसका क्या मतलब है? मैंने कहा कि अगर आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकता है कितना? या तो 2 लाख का या 30,000 रुपए का। सर 2 लाख का डिडक्शन, आप कितने का डिडक्शन पाना चाहते हैं? 2 लाख का या 30,000 का? आपने कहा सर 2 लाख का, क्योंकि ज्यादा डिडक्शन मिलेगा तो हमारी इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी तो टैक्स कम लगेगा। ठीक है, तो मैंने कहा 2 लाख की डिडक्शन पाने के लिए आपको 3 कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी। कंडीशन नंबर 1 बताइए क्या है? लोन हैज बीन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ओनली। ये मकान खरीदने के लिए या मकान बनाने के लिए ही लोन लिया हो। बताओ, शादी के लिए लोन लिया हो तो यहां आएगा? अच्छा, पढ़ाई के लिए लोन लिया हो तो आएगा? ठीक है, गाड़ी खरीदने के लिए लोन लिया हो तो आएगा? ठीक है, तो ऐसा कोई भी और लोन नहीं आएगा। यहां पे सिर्फ लोन आएगा घर बनाने के लिए या घर खरीदने के लिए। अच्छा सर, अगर घर को रिपेयर करने के लिए लोन लिया हो तो हाँ मिलेगा ना डिडक्शन। कहां पे? 30,000 में। अदरवाइज हमेशा कितना डिडक्शन मिलेगा? तो इसमें रिपेयर आएगा, रिनोवेशन आएगा, डिमोलिशन भी करेगा, तभी यहाँ फिर हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कहां से आएगी? डिमोलिशन करेगा तो। हाँ, तो फिर जब नहीं बनेगी तब अलग चीज है। तो लोन मस्ट बी टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ओनली। दूसरी कंडीशन क्या है? लोन कब लिया हो? 1/4/99 या उसके बाद लोन लिया हो। तीसरी कंडीशन क्या है? कंस्ट्रक्शन का आपने कंप्लीट किया हो 5 साल के अंदर। लेकिन ये 5 साल गिनेंगे कहां से? आइए जरा मुझे एक बात बताइए, ये आपने कॉपी कर लिया? ये कॉपी कर लिया? चलो एक बात मुझे बताइए, मैं देखता हूं आप कितने समझदार बच्चे हैं। मैंने लोन लिया है 20/8/2016 को। मुझे बताइए मैं कब तक कंप्लीट करूं, कब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करूं तो 2 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। लोन कब लिया है? 2/8/2016 को। 2021 डेट बताओ, डेट। 2018 नहीं, लेकिन तो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2018 बताओ। 31/3/21 कैसे निकाला? कंफर्म नहीं, अमेंडमेंट हो सकता है कुछ। अमेंडमेंट हो सकता है। सुनो क्या होता है, सरकार ने कहा कि इस डेट से 5 साल नहीं जोड़ना, इस डेट से 5 साल नहीं जोड़ना। आप देखना ये प्रीवियस ईयर कौन सा है, मुझे बताओ प्रीवियस ईयर कौन सा है? ये है 16-17। ये खत्म कब होगा? ये खत्म होगा सर 31/3/2017 को। इस डेट से 5 साल जोड़ना। बताइए 5 साल कौन सा आएगा? 31/3/2018 1 साल, फिर 19, फिर 20, फिर 21, फिर 22। तो डेट आएगा 31/3/2022 तक। आपने अगर कंप्लीट कर लिया है तो भैया 1 2 3 4 5 साल के अंदर अंदर आपका कंप्लीट माना जाएगा। अगर मैंने लोन लिया हो, सुनो कोई इतना भी चालाक हो सकता है ना कि 1/4/2016 को लोन लिया, ये साल खत्म कब होगा? 31/3/2017 को। तो इसको 5 साल का जो गैप मिलेगा, एक तो ये 1 साल का गैप मिल गया, ठीक है, और कितने साल? 31/3/2022 तक
ये 5 साल, तो टोटल इसको 6 साल का गैप मिल गया। यस और नो? समझ में आ गई बात? ये भी पॉसिबल है ना? हाँ, हो सकता है। इसको भी 5 साल कहां से माना जाएगा? 31/3/2017 से माना जाएगा। तो आपके पास जब क्लाइंट आते हैं कि मैं लोन किस डेट को ले लूं, तो आपको सजेशन देना है, तो आप उसको बताओगे देखो आपका कंस्ट्रक्शन कब तक कंप्लीट होगा। उसने कहा जी 5.5 साल में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप उसको बता सकते हो कि आप इस डेट को अगर लोन ले लोगे तो आपको 6 साल का बेनिफिट मिलेगा, और जब इनकम कमाना शुरू कर दोगे, जब उसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड की बात आएगी, तो क्या हो जाएगा? आपकी इनकम में 2 लाख रुपए का डिडक्शन। और 31 मार्च को लिया। 31 मार्च तो यही 31 मार्च 2016 को, तो उसी दिन को तो खत्म हो गया साल। 30 को। ठीक है, 30 को लिया तो एक दिन, 5 साल और एक दिन का ये मिल गया बेनिफिट। ऐसे 5 साल प्लस 1 साल, 6 साल का बेनिफिट मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? ओके, तो क्या लिख पाया लास्ट में? कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच लोन वाज टेकन। जिस साल लोन लिया हो उसके एंड से 5 साल जोड़ देना। यहां तक क्लियर है? पक्का? चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। उसमें 2 लाख तो मिल सकता है। केस 3 का फोटो खींचो। ये भी आपको क्या करना है? होमवर्क करना है। केस 3 एक साथ 2 कैसे मिल जाएंगे? 2 लोन ले लेंगे ना। डन? चलो लिखना एग्जाम्पल, लिखेंगे मेरे साथ साथ। एग्जाम्पल नंबर 1, लोन का अमाउंट लगाना है। मिस्टर एक्स furnished following details चुपचाप लिखेंगे, क्वेश्चन करना है। म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 2,70,000 रुपए। फेयर रेंट 2,90,000 रुपए। स्टैंडर्ड रेंट 2,60,000 रुपए। Property is let out for 10 months and he received, and rent being, he received मत लिखो, and रेंट बीइंग सनी 4 के बाद क्या है? एनुअल है क्या? 10 months 20,000 per month, अरे अभी के out of which अभी करने से नहीं हाँ tenant did not paid rent of 15 days
out of which tenant did not paid rent of 15 days. He has paid interest against loan taken on 1/8/89 for acquisition of house property and against loan taken rupees 70,000 compute income from house property. इसको 30,000 तक मिल सकता है ना सर? इसको 30,000 तक मिल सकता है सर? आप करेंगे क्वेश्चन? 4,20,000 आप करेंगे? मुझे नहीं पता। सर रेट नहीं बताया इंटरेस्ट का? हाँ, बट कोशिश कर रहे हैं। 4,20,000 आ रहा है। सॉल्यूशन मैं लिखूंगा कंप्यूटेशन ऑफ, कर रहा हूं मैं भी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कैसे निकालूं? सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं? एक्सपेक्टेड रेट। सबसे पहले निकालूंगा जीएवी। जीएवी कैसे निकालूंगा? एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट कितना है मेरा? एक्सपेक्टेड रेंट है सर 2,60,000 रुपए। और एक्चुअल रेंट कितना है? एक्चुअल रेंट कितना है? 10 महीने किराए पे दिया था, कितना आना चाहिए? 20,000 रुपए पर महीने किराया था, तो 10 महीने का कितना हुआ? 2 लाख रुपए। ठीक है, तो 2 लाख रुपए हो गए। इसमें से कितना किराएदार ने नहीं दिया? 15 दिन का। कितना हुआ वो? 10,000। तो कितना आया? 1,90,000 रुपए। तो मुझे बताइए इन दोनों में हायर कौन सा? 2,60,000 रुपए। 2,60,000 रुपए मैं इसमें लेस करूंगा क्या? लॉस ड्यू टू वैकेंसी। क्यों 30,000 माइनस कर लूं? वैकेंसी कितने महीने की है? अच्छा, वो तो 15 दिन अनरियलाइज्ड रेंट है। 2 महीने की वैकेंसी है। 2.5 इसमें बोला तो नहीं था? 2 महीने की वैकेंसी है। 15 दिन का जो है वो तो अनरियलाइज्ड रेंट है। 15 दिन का क्या है? अनरियलाइज्ड रेंट। और 2 महीने क्या है? वैकेंसी है। तो 2 महीने का किराया कितना? 40,000 रुपए। कितना आया? जीएवी इज इक्वल 2,20,000 रुपए। तो अगर जीएवी मेरा 2,20 आया है, जीएवी इज इक्वल 2,20,000 रुपए, इसमें मैं म्युनिसिपल टैक्सेस पे कर रहा हूं। कितने पे कर रहा हूं? 2,70,000 है सर। हाँ जी, हाँ जी, 2,70,000 है। 2,70,000 है। कैसे?
कहाँ गिवन है? ये म्युनिसिपल वैल्यू है, म्युनिसिपल टैक्सेस बता रहा हूँ। म्युनिसिपल टैक्सेस कुछ नहीं दिया हो तो क्या मान लें? नील है। अच्छा, तो NAV कितना आया? 2,20,000 रुपए। अच्छा, इसमें डिडक्शन माइनस होंगी, माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। कौन सा? स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितने रेट से? 30% ऑफ NAV। बताओ कितना आया? हाँ, 66,000। और फिर आएगा 24B में कितना? पहले मुझे बताओ ये लोन इसने लिया था, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है? नो। क्यों? उसमें जो लोन लिया उसमें 99 से पहले लिया है लोन, तो इधर ही एक कंडीशन ड्रॉप हो रही है। तो मैं इसको डिडक्शन कितने का दे दूंगा? 30,000। सिर्फ मैं 30,000 रुपए का डिडक्शन दे दूंगा। सही म्युनिसिपल टैक्स पर सही तो था, 270 नहीं दे रखा था। म्युनिसिपल वैल्यू लिखा था ऊपर। हाँ, तो बताइए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आया? 1,24,000। क्लियर है? कोई डाउट हो यहां तक तो बता दे। यहां तक कोई डाउट हो तो बता दें। NAV का 30% हम यहाँ पे डिडक्शन देते हैं। डन? सही आंसर था आपका? नहीं था। क्या कहाँ गलती की थी? ये आपने वो 15 महीने का वैकेंसी लिया था। कितने महीने का वैकेंसी लिया था? अच्छा, वैकेंसी बोल गए थे। बता दो सर, इसमें क्या लगती थी? आपने जो मुझे हायर लिया है 2,60,000, इसने उन दोनों को प्लस कर दिया। अच्छा, मैं बोल रही थी कि उन दोनों में से भी वो ये वाला दिखता है। सर ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसी कंपटीशन होता है? हाँ, ITR में भी मैं सिखाऊंगा, ऐसे ही कंपटीशन होता है। जब सीख लेंगे तो ये कर लेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसे ही कंपटीशन होता है। क्वेश्चन आता है? हाँ हाँ, कितने मार्क्स होते हैं? इतना ही क्वेश्चन दिया होगा और 4 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 4 से 8 के बीच में है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकता है। हाँ हाँ, सर कितने नंबर के आते हैं? क्या कितने मार्क्स का होता है टोटल? आपका पूरा जो है DT कितने मार्क्स का है? 100 का है, 50 का है? 100 का है ना? हाँ, तो 100 में से जो आपका पहला क्वेश्चन होता है, 25 तो MCQ में आएंगे। ठीक है, 25 MCQ में आते हैं। 25 आते हैं। 25 आते हैं, 20 आते हैं। टोटल 25 आते हैं, फिर MCQ वगैरह सब मिला के। हाँ, तो आठवां पेपर में। और उसके बाद आप जो देखो, जो मैक्सिमम पोर्शन आपका रहेगा ना, वो जाएगा सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। इसमें से आपके एक्सपेक्टेड होते हैं 70 मार्क्स इन 5 हेड्स से। चैप्टर में ना हाँ, 14 मार्क्स प्रति हेड आ गएगा। और ये मान के चलो एक डिडक्शन का चैप्टर है इसमें। नहीं सर, थोड़े से प्रैक्टिकल सारे क्वेश्चंस हैं। ये कितने हाँ? मार्क्स के आते हैं? ज्यादा प्रैक्टिकल ही होंगे। वैसे थ्योरी में और पार्ट हो सकता है, और प्रैक्टिकल में आपके मार्क्स अच्छे आते हैं अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है करें। सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन? हाँ, आ सकते हैं। लाइक्स भी दे देंगे। ये मैंने सुना नहीं, प्रैक्टिकल में भी आ सकते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, जो आपके इंस्टीट्यूट के ये है ना क्वेश्चन बैंक, वो हम क्लास में सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन हम क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक मिनट मैं देखता हूँ अगर आपके बुक में कोई क्वेश्चन और दिया हो इसके रिगार्डिंग। सर आपके बुक में सारे न्यूमेरिकल्स हैं? हाँ, थ्योरी भी दी है, ऑब्जेक्टिव है सर। ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो MCQ में पढ़ा दो सर। कितने 40 40 वाला पास होता है। 40 पास होते हैं, 41 हो जाएंगे। पूरे से 282 दे रहा हूँ। 40
40 20 हाँ, साल जो पोती- सोने 40 साल फ्री गए हैं। चलो आज की क्लास ना यहाँ ही और कर देते हैं, क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझाने बैठ गया ना वो कम से कम 1 घंटे से ऊपर चला जाएगा। धन्यवाद। नहीं, यही चैप्टर होगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कैपिटल जो है, इसमें हमने अभी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड नहीं देखा है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का हमें देखना पड़ेगा। दूसरा हमें देखना पड़ेगा कि इसमें एक हमने कहा था डीम्ड ओनर होता है, ठीक है, डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट बचा है। और इसमें बचेगा आपका डीम्ड लेट आउट। लेट आउट इंक्लूड्स डीम्ड लेट आउट। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड तो अलग हो जाएगा, लेट आउट या डीम्ड लेट आउट। सरकार ने कॉन्सेप्ट एक बनाया है कि पहले कॉन्सेप्ट था कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा मकान है, एक दिल्ली में, एक मुंबई में, एक कोलकाता में, एक चेन्नई में, एक कहीं और, एक से ज़्यादा मकान है, आपने कहा कि सारे मेरे अपने हैं, मैं सब में रहता हूँ, 2 महीने यहाँ 2 महीने वहाँ, हर जगह मैं खुद रहता हूँ। तो सरकार ने कहा कि इन सब का मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं मानूंगा, आप सब में से कोई एक चुनो, इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानो, बाकी को डीम्ड लेट आउट मानो। बाकी को क्या मानो? डीम्ड लेट आउट मानो। लेकिन फिर पिछले साल अमेंडमेंट आई कि आप इतने सारे मकान में से 2 मकान को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो, बाकी सारे को क्या मानेंगे? डीम्ड लेट आउट। और डीम्ड लेट आउट का कैलकुलेशन ऐसे ही होता है जैसे किसका होता है? जैसे लेट आउट का होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस। लैंड अपर टेनेंट दियर टू, ये था मकान के साथ जुड़ी हुई जमीन।